नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि हर दिन देश में अपराध के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ अपराधी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो कई बदमाशों पर मुकदमे दर्ज होने के बाद सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के बाद समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती? और इसका सीधा सा अर्थ निकाला जा सकता है राजनीति में अपराधीकरण या फिर अपराध में राजनीतिकरण। तो वहीं अगर बात हम करें इस चर्चा की, तो सबसे पहला नाम इस समय जो सुर्खियों में है वो है विकास दुबे। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी भी फरार चल रहा है, जिसके बाद दुबे के करीबियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। हमीरपुर में विकास के करीबी अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर में श्यामू वाजपेयी का भी एनकाउंटर किया। लेकिन इन सबके बीच विकास दुबे के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे जिस भी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहती है, उसी पार्टी के दमदार नेताओं के संपर्क में रहकर अभी तक वो अपनी सुरक्षा करता रहा। ताजा जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में शूटआउट के मामले में अमर दुबे की भी तलाश थी और वो आज एनकाउंटर में मारा गया। इस पर बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, राजनीतिक सलाहकार और एक अच्छे लेखक और राजनीति की समझ रखने वाले अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। अरविंद जी, राजनीति में अपराधीकरण हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीति को काफी अच्छे से आप समझते भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में अपराधीकरण की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से मानी जा सकती है? उमंग जी, अमूमन राजनीति का तात्पर्य होता है राज्य की नीति, लेकिन अब यह जो है पूरी तरह से सत्ता की नीति के रूप में तब्दील हो चुका है जी। आप 60 के दशक के दौरान देखिए तो हर जो राजनेता होता था, राजनीतिक दल होता था, उनका बाकायदा सैद्धांतिक प्रशिक्षण चलता था, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, जो राजनीति के गुर सिखाए जाते थे, तब जाकर के वह नेता बनता था, चुनाव लड़ता था और विधानसभा और संसद में पहुंचता था। आज वो सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सैद्धांतिक रूप से दिए जाते थे समाप्त हो गए हैं और चुनाव जीतने का एकमात्र हथकंडा रह गया है कि जो जितना प्रभावशाली है, प्रभावशाली चाहे वो बाहुबल के बल पर हो, अपराध के बल पर हो, इस तरह से उन लोगों का जो है राजनीति में आगमन हो रहा है। देखिए, राजनीति अपराधीकरण की शुरुआत जो है सन 78 के दौरान हुई। 1978 में जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और मोरारजी देसाई का शासन था, इंदिरा जी जेल में थी और संजय गांधी उस समय थे, उनके ऊपर ढेरों जो है गंभीर आरोप थे, वे भी बंद थे। उस समय उत्तर प्रदेश के 2 कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका नाम था भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे, ये 2 लोगों ने एक जो है ये इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, फर्जी यानी डुप्लीकेट हथियारों के बल पर उनका जो अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने मांग की कि इंदिरा गांधी को छोड़ा जाए, संजय गांधी पर से आरोप हटाया जाए। बनारस में प्लेन उतारा गया तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के पहल से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि ऐसे आपराधिक मिजाज वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी जो उस समय सबसे बड़ी देश की पार्टी थी, वहां जो है इन दोनों लोगों को, एक को जो है यूथ कांग्रेस का महासचिव नियुक्त की और दूसरे को जो है प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त की। अब देखिए, ये दोनों अपराधी विधायक भी बने, आगे चल के सांसद भी बने और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। इसके बाद जो है उमंग जी, जितने भी उस समय छोटे मोटे अपराधी थे, अब ये समझने लगे कि इस तरह से हम लोगों को भी राजनीति में जाना चाहिए। ये किस्म से कहें कि ये दोनों लोग आपराधिक जगत के प्रेरणा स्रोत बन गए और राजनीति में आने का जो है इन्होंने पैरामीटर तय कर दिया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो है सारे राजनीतिक दल जो है अपराधियों के लिए अपना द्वार खोल दिए। नतीजा आज उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करें तो 403 जो विधायक हैं उसमें 143 विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें चोरी है, हत्या है, बलात्कार है। सवाल लाजिमी है कि अगर इस तरह से राजनीतिक दल इन लोगों को बढ़ावा देंगे
तो राजनीति का अपराधीकरण कैसे रुकेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पुलिस यानी खाकी और खादी का जो गठजोड़ हुआ, नेक्सस हुआ, उमंग जी आप तो विद्वान मतलब एंकर हैं, 1993 में देखा आपने कि बोहरा समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरी तरह से खाकी और खादी और अपराधी जो है उनके चरित्र का पूरी तरह उजागर हुआ। इसके बावजूद भी जो है इस कमेटी की रिपोर्ट का कोई अनुपालन नहीं हुआ। 1979 से 1981 के बीच राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो है 8 रिपोर्ट आई, उसमें भी कई तरह सुझाव दिए गए, लेकिन उसको भी कोई माना नहीं। असल में देखिए, जो राजनीति में जो अपराधी हैं वे पूरी तरह से राजनीतिक दलों के लिए एक हथियार बन चुके हैं, चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। यानी ये कहें हम लोग ये चुनाव जीतने की गारंटी है, तो स्वाभाविक रूप से अब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नतीजा आज सामने है। उमंग जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से आपने राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत जहां से और जिस वजह से हुई, उसमें भी राजनीति ही देखी गई। एक राजनीतिक हस्ती को जेल से बाहर निकालने के लिए, एक राजनीतिक हस्ती से मुकदमे वापस लेने के लिए एक प्लेन को हाईजैक किया जाता है, और उसके बाद प्लेन हाईजैक करने वालों का क्या हश्र होता है, ये हम पिछले कुछ सालों में हम देख चुके हैं। उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इन आतंकवादियों जैसी हरकत करने वालों को पुरस्कृत किया गया। उन्हें राजनीतिक में आने के लिए, माफ कीजिएगा, राजनीति में आने के लिए उनके द्वार खोल दिए गए, उन्हें पद से उन्हें परिष्कृत किया गया। और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक लगातार राजनीति में अपराधियों का आने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी। और इसका परिणाम क्या है, ये समय समय पर हम देख चुके हैं। ताजा मामला विकास दुबे का है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी राजनीति में अपराधीकरण से अछूता नहीं है। इस पर बात करने के लिए हम सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला के पास। दीपक, जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास दुबे का यह मामला सामने आया, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे कई विकास दुबे पूर्व में हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो अपराधी होते हैं उनका कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो नेताओं से होता है। राजस्थान की अगर बात कर ले तो आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। आनंदपाल राजस्थान का एक कुख्यात बदमाश था, और उसके साथ भी कई जो नेता है वो उनके संपर्क में थे। उनके साथ राजेंद्र राठौड़ का भी नाम उछला था। इसके अलावा कई सारे नेताओं का नाम भी उछला था कि ये उनका उनसे सीधा कनेक्शन है। उस समय आरोप लगे थे विपक्ष, यानी जब उस समय तत्कालीन सरकार बीजेपी की थी, विपक्ष कांग्रेस थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि आनंदपाल का जो नेता है उनसे संपर्क था। मौजूदा दौर में गैंगस्टर राजू ठेठ है। राजू ठेठ का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नागौर के कई जो नेता है उनसे उनका संपर्क और कनेक्शन बताते हैं। ये दोनों बड़े गैंग कनेक्शन है। इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे जो अपराधी है, छोटे मोटे अपराधी, उनका भी नेताओं से संपर्क होता है। लेटेस्ट मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मानसरोवर में एक हिस्ट्री शीटर है विजय पाल, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री शीटर है। मानसरोवर इलाके में अपनी जो बंदी है उसने बांध रखी। उसकी वाइफ ने चुनाव लड़ा है भरतपुर से, और भरतपुर से चुनाव भी जीत गई। हालांकि विजयपाल को उसके विपरीत जो गैंग वाले उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरह से अपराधियों का जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है नेताओं से। तो राजस्थान का इतिहास भी यही रहा है। ये बात सही है कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराध अगर नेताओं से संपर्क में होता है तो वो अपराधी जो है उसका फायदा भी उठाता है। कई बड़े ऐसे नेता है जो मौजूदा दौर में मंत्री भी है और रहे भी है, तो वो कहीं ना कहीं अपराधी जो है अपना फायदा उठाते हैं। पपला गुजर की आप बात कर लो। पपला गुजर जब थाना गाजी से जब फरार हुए थे लॉकअप तोड़ के, देश में पहली ऐसी घटना हुई थी जब शायद कोई अपराधी जेल के अंदर से लॉकअप तोड़कर भागा था। तब शायद लगाता था कि शायद जो राजस्थान पुलिस है वो हरकत में आएगी और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उस बात को काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका है और अभी तक जो है पपला गुजर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वजह ये बताते हैं कि हरियाणा के कुछ नेता जो है पपला गुजर के संपर्क में है, इसी वजह से शायद उसे कोई श्रेय मिल रहा है। तो ये तमाम बातें, तमाम पहलू है कि अपराधियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है नेताओं से, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे राजनीति एक्सपर्ट नीरज शर्मा जी हमारे साथ है, ये बेहद करीबी से जानते हैं अपराध और नेताओं का किस तरह से गठजोड़ होता है। नीरज जी से बात करें। नीरज जी, विकास दुबे एग्जाम्पल है, किस तरह से नेता उनके संपर्क में है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से ये चलता आ रहा है और कब तक चलेगा और कितना सही है ये राजनीति में? देखिए, चाहे ये विकास दुबे की बात करें, जिस प्रकार इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ज़बरदस्ती इसको इस केस को हाई प्रोफाइल चूंकि इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पुलिस कर्मियों की 8 की संख्या में जो है हत्या कर दी गई। लेकिन इस प्रकार के अपराधी जानबूझ के अपना नाम करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं और पुलिस का ही जो मुखबिरी तंत्र है
उसके अंदर कहीं ना कहीं खोट रही है और कुछ लोगों की मिलीभगत इस प्रकार के अपराधी तत्वों से होती है, जिस कारण से वो अपना नाम कर लेते हैं। ये पूरा भय व्याप्त करने की कोशिश है, लेकिन इनकी जो औकात है इस प्रकार के अपराधियों की, वो औकात ज़्यादा नहीं होती है। इनका अंजाम जो है वो अंजाम मुठभेड़ के अंदर इनको ढेर करना या फिर इनको गिरफ्त में बना करके जेल में डालना, यानी सीखचों के पीछे पहुंचना, ये इनका अंजाम होता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। आपने राजस्थान का दारिया एनकाउंटर केस देखा होगा, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का नाम, एक मंत्री भी इस केस में फंसे थे, हालांकि बाद में कोर्ट से वो बच के निकले। हाल ही में आनंदपाल एनकाउंटर का मामला हमने 2017 के अंदर देखा। आनंदपाल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर राजस्थान का अपने आप में, उसने एक ऐसी छवि बना ली थी और उसको सिखाने वाला भी एक पुलिस कांस्टेबल था, जिससे सीख करके वो आनंदपाल जो है वो इस प्रकार का गैंगस्टर बना। अपने आप को दाऊद इब्राहिम को फॉलो करने वाला वो बताता था। इसी प्रकार से अगर दस्यू क्षेत्र की बात करें तो डाकू अवतारी सिंह गुजर की नाम हम जानते हैं, धन सिंह गुजर की जानते हैं, जिसने खुद ने सरेंडर किया था, बाद में छूट करके बाहर निकला। ऐसे बहुत सारे दस्यू हुए हैं और इस प्रकार के माफिया हुए हैं। अभी हाल ही में जो पिछले बीजेपी शासनकाल के दौरान भी कई ऐसे केसेस सामने आए जहां माफिया गिरोह जो हैं वो पनपे थे, जिसमें अगर हम बात करें धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी, करौली, दौसा, टोंक साइड में बदरी माफिया बहुत एक संगठित गिरोह के रूप में पनपा। कई पुलिस वालों पर उन्होंने हमले किए, ट्रैक्टरों से कुचलने की घटना हुई, यहाँ तक कि डीवाईएसपी पर फायरिंग भी की गई। इस प्रकार के माफिया जब राजनीतिक सांठगांठ इनकी हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए बहुत बड़े समाज कंटक साबित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का सफाया करने के लिए एसओजी, एसटीएफ और एटीएस जैसी जो टीमें हैं, इन इकाइयों को मिलकर के काम करना चाहिए और उनका सफाया करना चाहिए। राजस्थान चूंकि ऐसे क्षेत्र के अंदर आता है जहां एक और मध्य प्रदेश से लगता है, एक और उत्तर प्रदेश से लगता है राजस्थान, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ये बुंदेलखंड इलाका है या फिर जो बीहड़ इलाका है, यहाँ से अच्छी एक पनाहगाह इन इस प्रकार के अपराधियों को मिलती है। चाहे अगर हम बात करें तो बीहड़ क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश से भिंड, मुरैना आसपास के क्षेत्र से काफ़ी सारे ऐसे डकैत थे जो लगातार राजस्थान के अंदर शरण लेते रहे हैं, या फिर इस प्रकार के जो माफिया हैं वो शरण लेते रहे हैं या गैंगस्टर शरण लेते रहे हैं। अभी आनंदपाल और उसके साथ ही राजू ठेठ की एक बड़ी फाइट जो है वो सड़कों पर देखने को पहले दिनों में मिली थी। चूरू आसपास के इलाके में ऐसा हुआ था। राजू ठेठ जो है अब उसको पैरोल मिली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पुलिस ने भी आशंका जताई है कि 20 दिन की पैरोल मिली है, गंभीर जो है इसके आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, गैंगवार छिड़ सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आनंदपाल को जिसका एनकाउंटर किया गया उससे राजू ठेठ की खास दुश्मनी थी और इनके जो गुर्गे हैं अभी भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो जब वो बाहर आएगा तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुलिस की आशंका गलत नहीं है, हालांकि कोर्ट ने 7 साल उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसे पैरोल दी है। लेकिन इस प्रकार के तत्व जब राजनीतिक नेताओं से सांठगांठ अपनी बनाते हैं तो ऐसे नेताओं को भी कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। राजनीतिक दबाव में ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, सीधे तौर पर जनता में एक मैसेज जाना चाहिए। इस प्रकार के अपराधी समाज के लिए तो नुकसानदेह होते ही हैं, साली पुलिस प्रशासन जो है उसके मुंह पर भी एक तमाचा मारने का काम करते हैं। अब हाल ही में जो यूपी की घटना हुई है, आपने देखा जो विकास दुबे था उसका साथी अमर दुबे जो कि शार्प शूटर था उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। 2 अपराधियों को बताया जाता है, उसके साथियों को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में भी दबिश दी गई जिसमें राजस्थान पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, हरियाणा पुलिस रही, उत्तर प्रदेश की पुलिस रही। लेकिन इस प्रकार के अपराधियों का अंतिम अंजाम जो है वो सभी जानते हैं क्या होना चाहिए और उस मुकाम तक उनको जितनी जल्दी पहुंचाया जाए वो ठीक रहेगा। जी नीरज जी, आपने ठीक कहा। बिल्कुल उमंग, पुरोहित जी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। पुरोहित जी से मैं एक बार सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल दीपक आपके पास वापस आऊंगा, उससे पहले हमारे साथ में उत्तर प्रदेश लखनऊ से मनीष मिश्रा जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो विकास दुबे मामले पर क्या कुछ अपडेट इस समय, सबसे पहले तो वो आपसे जानना चाहेंगे, और उसके बाद राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही हुई थी और आज उत्तर प्रदेश ही उसकी सबसे बड़ी सजा भुगत रहा है। मनीष जी। देखो फ्रेम में तो नजर नहीं आ रहा। मनीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मनीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस प्रकार से बात हो रही है अभी विकास दुबे के मामले को लेकर, उत्तर प्रदेश इसकी काफी बड़ी सजा भुगत रहा है। जिस राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, आज उसी की परिणति आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो आज किसी से छुपा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपसे अपडेट जानना चाहेंगे विकास दुबे के पूरे मामले पर। अभी तक
क्या कुछ अपडेट है मनीष? लगता है मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक, आपके पास वापस आना चाहूंगा और उससे पहले आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से आपने अभी दीपक की भी बात सुनी, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनकी भी आपने बात सुनी, कहीं ना कहीं वही सवाल आपसे भी है कि जिस राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी और आज उसकी परिणति उत्तर प्रदेश में क्या है वो सब जानते हैं। और राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश में किसी भी राज्य की बात करें, ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो क्यों राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों को शरण देते हैं या उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं? सुनील जी। देखिए उमंग, राजनीति में अपराधीकरण आज का मुद्दा नहीं है या आज की बात नहीं है। असल में राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए ही हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। राजनीति में अपराधीकरण था उस समय था जब राजाओं के राज हुआ करते थे। आपको याद होगा कि महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह का इंतजाम किया था, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी गद्दी बचानी थी। ऐसे बहुत सारे आपको सुनने को मिलेंगे हमारे राजाओं के समय में। परंतु फिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए निर्धारित की गई जिससे कि किसी भी कुर्सी को, किसी भी सीट को, किसी भी पद को अपनी बपोती ना समझे और ये जनता का इस पे राज हो। उसके बाद लोगों ने वोट देना शुरू किया। वोट देना इसलिए शुरू किया जिससे कि उनके देश में विकास हो सके। परंतु विडंबना ये हुई कि राजनीति का अपराधीकरण रोकते रोकते हम अपराधियों का राजनीतिकरण कर बैठे। और जब अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाता है, जब राजनीति, अपराध, भ्रष्टाचार ये तीनों चीजें मिल जाती है तो देश का विकास नहीं होता, उत्तर प्रदेश का विकास होता है, जो कि हमें सामने नजर आ रहा है विकास दुबे के रूप में। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, लगभग हर दल, हर पार्टी, हर दल के लोग इस समय पे भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ पूरे दल तक घुसे हुए हैं, क्योंकि दोनों की जरूरत है। अपराधियों को जरूरत होती है एक राजनीतिक आका की, एक राजनीतिक वरद हस्त की जो उन्हें उनके केसेस से बचा सके, और राजनीतिकों को जरूरत होती है एक ऐसे बाहुबली की, जी हाँ, बाहुबली नेता नाम दिया जाता है इन लोगों को। हमारे आज के, हम भारत की बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें बहुत आराम से उन्हें बाहुबली नेता कहकर पुकारा जाता है। ऐसे बाहुबलियों की आवश्यकता होती है इसलिए जिससे कि अपने प्रतिद्वंदियों को दबा सके, इसलिए जिससे कि किसी नए उभरते व्यक्ति को वो दबा सके जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। दोनों की अपनी जरूरतें हैं और दोनों जब अपनी जरूरतों को पालन करना होता है तो दोनों का आपस में मिलन। वो आम आदमी जो कि अपने नेताओं को सब कुछ समझकर, अपने नेताओं को अपना आका समझकर, नेताओं को, इस पार्टी को अपना धर्म समझकर, जी हाँ, आज की तारीख में हिंदुस्तान में धर्म सिर्फ 2, 3, 4 ही बचे हैं जो अपनी पार्टियों के रूप में होते हैं। आम आदमी आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं पार्टियों के नाम पे, लेकिन पार्टियों के लोग, पार्टियों के बैठे हुए नेता उस समय पर सिर्फ इसलिए लोगों से भ्रष्टाचार की तरफ डूबते चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने महंगे चुनाव लड़े हैं, उन्होंने हाईटेक रैलियां की है, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। इसके अलावा उन्हें और पैसा अर्जित करना है जिससे कि वो अगला चुनाव लड़ सके, अपनी सीट को बचा सके, जरूरत पड़ने पर किसी की सरकार तोड़ सके, आवश्यकता पड़ने पर किसी के विधायक खरीद सके, आवश्यकता पड़ने पर किसी की सरकार को गिरा सके। इन सब के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है और पैसा आता है भ्रष्टाचार से, और भ्रष्टाचार के लिए अपराधियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हर दल के पास अपराधी हैं, सभी लोग बैठकर बात करते हैं संसद में कि अपराधियों को हटाया जाना चाहिए, परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसी संसद में हर साल, हर बार जब नई संसद होती है तो अपराधी नेताओं की संख्या में इजाफा होता चला जाता है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर इसी तरह के विकास होंगे जिस विकास को आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढती फिर रही है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं और इस तरह का जब गठजोड़ होता है राजनीति का और अपराधीकरण का, तो विकास ऐसे ही होगा जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अरविंद जी बहुत देर से हमारे साथ में बने हुए। अरविंद जी, जिस प्रकार से आपने इस पूरे मुद्दे पर आपने प्रकाश डाला, फिर उसके बाद हमारे संवाददाताओं ने कई पुराने घटनाक्रमों का उल्लेख किया, भले ही वो राजस्थान के घटनाक्रम हो, उत्तर प्रदेश के हो या देश के किसी भी अन्य राज्य के। लेकिन अब अरविंद जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले डिक्लेरेशन की जाती है आपकी संपत्ति की क्या, और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस है या नहीं है, गंभीर है या नहीं है, इस तरह के तमाम उल्लेख किए जाते हैं चुनाव से पहले। और जब चुनाव आयोग तक को यह पता होता है, हर राजनीतिक दल को यह पता होता है कि फला व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज हैं, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है इन राजनीतिक दलों को इन अपराधियों को चुनाव लड़ाने की? अरविंद जी,
आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी चुनाव लड़ता है अपना सारा रिकॉर्ड, चाहे वो आपराधिक हो चाहे जो कुछ भी हो, देना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह कि आपको याद होगा कि अभी गत माह 2-3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार जितने भी आपराधिक तत्व हैं जो चुन करके आए हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो टीवी चैनलों पर, अखबारों में बाकायदा जो है अपना आपराधिक जो उनके ऊपर आरोप है उसका जो है उल्लेख करेंगे। और उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी चाहे अपराधी रहा, वह जो टीवी चैनलों पर जाकर के रात में 1 बजे 1:30 बजे जब देश की जनता सो जाती है, या ऐसे छोटे मोटे अखबारों में प्रकाशन कराए कि हमारे ऊपर ये अपराध है, इतना हमारे ऊपर इल्जाम है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। फिर जाकर के याचिकाकर्ता को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। देखिए, 1996 में यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने चुनाव सुधार के लिए और आपराधिक जो नेता है उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस जारी किया। बावजूद इसके जो है कोई भी राजनीतिक दल जो है उस गाइडेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो है राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो पुलिस कर्मियों को अपना जो है एक किस्म से बगलगीर बनाकर चलता है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करता है। आपने देखा भी कि किस तरह से जो विकास दुबे है एक किस्म से सत्ता से भी जुड़ा हुआ था, चाहे जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे उनसे जुड़ा रहा, किस तरह वो थाने को पूरी तरह से बंधक बना लिया था कि वहां का जो एसओ था वो इनको जो है सूचित करता था कि आप क्या दबिश पड़ने जा रही है। तो ये तो एक मामूली उदाहरण बड़े सच्चाई है कि जिन क्षेत्रों में आपराधिक तत्व चुनाव जीत करके आए हैं उस क्षेत्र के जो थाने हैं उनके ऊपर उनका बहुत बड़ा दबाव होता है। और जो सबसे खेदजनक बात यह है कि इन आपराधिक तत्वों को व्यवस्था और राजनीतिक दल तो संरक्षण दे ही रहा है, जनता भी कम खतावार नहीं उमंग जी। ऐसे लोगों को जो है अपना रॉबिन हुड मांग करके कुछ जातियों के रॉबिन हुड बन गए। ये जो आपराधिक तत्व है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कि जाति संबंधी जो लोग अपराधी होते हैं उनका किस तरह से लोग बचाव करते हैं उन जातियों के। तो इस तरह से जो है रॉबिन हुड बना लिया, उनका ऑरा इस तरह से गढ़ लिया कि पूरे उनकी जाति का लग रहा है कि सबसे बड़ा हितैषी हो गया। नतीजा होता है कि अपने जातियों को सबसे पहले भस्मासुर की तरह खत्म करता है। ये सबसे बड़ा कारण है। जनता ये भी कहती सुनी जाती है कि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन यह आप मान करके कि राजनीतिक दलों के ऊपर सारी चीजों को ठेल करके कि वही जो है राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे, हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते। जनता को भी इसमें आगे बढ़कर राजनीतिक जो मिजाज वाले, ये आपराधिक मिजाज वाले हैं, इनको चुनाव से में वोट नहीं देना। इन सारी चीजों के पहलुओं पर जब जनता भी आगे बढ़ेगी, आपने देखा होगा एक बहुत पुराना इतिहास स्पेन और स्पार्टा का है, वहां के राजनीतिक दल के साथ साथ वहां की जनता भी पूरी तरह से अपवित्र हो गई थी, यानी उनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं रह गई थी। नतीजा दोनों राज्यों का पतन हो गया। भारत की दशा भी लगभग ऐसी होती जा रही है। 2004 में 24% संसद और विधानसभाओं में थे, 2009 में 30% हुए, आज की तारीख में 43%। यानी देश की संसद में 43% जो सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। सवाल लाजिमी है कि आखिर इस तरह से जो व्यवस्था में सुधार की बात चल रही है, तो सुधार होने के बजाय व्यवस्था और खराब क्यों होती जा रही है? ये तो बहुत बड़ा यह प्रश्न है उमंग जी। अरविंद जी, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब कम से कम अब तो जाके इस विकास दुबे के जो कांड पूरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे तो अब सरकारों को, इन राजनीतिक दलों को अब सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम इन अपराधियों को शरण देते हैं या इनके मामलों को दबाते हैं, और पुलिस प्रशासन भी जिस तरीके से इन अपराधियों को शरण देता है, इनकी मदद करता है, वो अब तो कम से कम जाकर बंद करें। क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि ये अपराधी पुलिस प्रशासन के लिए, राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं भस्मासुर जैसे ही प्रतीत होते हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरविंद जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।